अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सबको हमेशा अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आज हम इंशाल्लाह जी ट्रांसफॉर्म के चैप्टर का लास्ट लेक्चर पढ़ेंगे। उसके लास्ट 2 टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़ने हैं, तो लेट्स स्टार्ट विद 3.5.3। इसकी हेडिंग है कॉजेलिटी एंड स्टेबिलिटी। अच्छा, चैप्टर 2 में हम लोगों ने गिवन इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी पे कॉजेलिटी और स्टेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स देखे थे। मसलन एक गिवन डिफरेंस इक्वेशन हो, जैसे कि ये इक्वेशन, लेट्स स्टार्ट विद द कॉजेलिटी फर्स्ट। ये मैंने एक्स ऑफ एन प्लस एक्स ऑफ एन माइनस वन लिखा है। तो इस डिफरेंस इक्वेशन को देख के हमें पता है कि ये सिस्टम एक कॉजल सिस्टम है। वाई? बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द करंट एंड प्रीवियस वैल्यू ऑफ इनपुट। सही। और इसी तरह से हम लोगों ने कॉजेलिटी की डेफिनेशन को इम्पल्स रिस्पांस की अवेलेबिलिटी के बाद भी डिटर्मिन किया था, और वो डेफिनेशन ये थी कि इफ़ एच ऑफ एन इज़ इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल एन इज़ लेसर देन ज़ीरो, तो ऐसा सिस्टम भी एक कॉजल सिस्टम होगा। और अब हम लोगों ने चूँकि जी ट्रांसफॉर्म पढ़ के एक नया कॉन्सेप्ट एक्वायर किया है, तो हम जी ट्रांसफॉर्म के हवाले से भी कॉजेलिटी की डेफिनेशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। मसलन हम लोगों ने इन दो सिग्नल्स का जी ट्रांसफॉर्म जिस वक्त एवेल्यूएट किया था, तो वी केम टू नो कि इन दोनों सिग्नल्स का जी ट्रांसफॉर्म बिल्कुल एक जैसा होता है, विच इज़ 1/a जी इनवर्स। ठीक है। तो क्या चीज़ इनको डिफ्रेंशिएट करती है? ROC, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि अगर एक कॉजल सिग्नल का जी ट्रांसफॉर्म इस तरह से दिया जाए तो उसका ROC एक सर्कुलर रीजन के बाहर एग्जिस्ट करता है। ठीक है। और उस सर्कल का रेडियस आर है, ए है, विच इज़ दिस थिंग। ठीक है। यही सर्कल का रेडियस होगा। इसी तरह से एक एंटी कॉजल सिग्नल जिसका जी ट्रांसफॉर्म इस तरह से निकाला गया था, उसका ROC एक सर्कुलर रीजन के अंदर लाई करता है, और इस सर्कल का रेडियस ए होगा, विच इज़ दिस ए। ठीक है। अच्छा, अब हमें थोड़ा सा ये भी याद है कि ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का क्या मतलब है। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब है कि वो सारे के सारे पॉइंट्स जो एच ऑफ जी को फिनिट रखें। ठीक है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसको ज़हन में रखना है। ओके, तो हमें कॉजेलिटी के लिहाज से हमें सिस्टम को डिटर्मिन करने के 3 मेथड्स सब पता हैं। ठीक है। ये हम लोगों ने डिफरेंस इक्वेशन के लिहाज से सीखा था, ये हम लोगों ने इम्पल्स रिस्पांस के लिहाज से, और ये हम लोगों ने एच ऑफ जी में आपको पता है कि 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो एच ऑफ जी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है और एक उसका ROC होता है। ठीक है। तो अब हमें ROC के हवाले से भी पता है, या हम देख के पता कर सकते हैं कि आया कि जो गिवन सिग्नल है वो किसी एंटी कॉजल सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है। फॉर एग्जांपल, अगर ये ROC और उसका एक्सप्रेशन एच ऑफ जी के लिए डिस्क्राइब किया गया हो, फॉर एग्जांपल एच ऑफ जी इज इक्वल टू दिस थिंग विद अ लिंक्ड ROC, तो हमें उस ROC को देख के पता चल सकता है कि वो किसी कॉजल सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है या एंटी कॉजल। ठीक है। मतलब सिस्टम की डेफिनेशन भी मिल जाती है ROC को देखकर, और सिग्नल की भी। सही। अच्छा, एक और चीज़ भी जो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी कि हम लोगों ने ROC के हवाले से भी पढ़ा था कि उसकी एटलीस्ट 2 सिग्निफिकेंस हम लोगों ने अभी तक पढ़ी हैं। अगर आपको याद हो कि उसमें एक चीज़ तो ये थी कि आपको इन जी के ऊपर इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है। इंफॉर्मेशन ऑन जी
जो कि आपको एक फिनिट ट्रांसफॉर्म देता है, ठीक है। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में होगी कि हम जब किसी भी सिग्नल या इम्पल्स रिस्पॉन्स का ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो हम एक्स ऑफ जी या एच ऑफ जी में सारे वो वाले पॉइंट्स रखना चाहते हैं जी के, जिनके ऊपर एक्स ऑफ जी, या फिर अगर हम बात करें सिस्टम की तो एच ऑफ जी स्टेप फिनिट वैल्यू से, ठीक है। तो एक तो सिग्निफिकेंस ये है आर ओ सी की। उसके अलावा दूसरी सिग्निफिकेंस ये है कि अगर हमारे पास एक अवेलेबल ट्रांसफॉर्म का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है तो वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन काफ़ी नहीं है ये बताने के लिए कि आया वो एक कॉजल सिग्नल स्लैश सिस्टम है या एंटी कॉजल सिग्नल स्लैश सिस्टम है। तो हमें कॉजलिटी की इंफॉर्मेशन लेने के लिए भी आर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हम लोगों ने आर के हवाले से पढ़ी थी। एक चीज़ अभी हम और देखने लगे कि आर की एक और सिग्निफिकेंस होती है, विच इज़ दिस पार्ट, स्टेबिलिटी। अब हमें एच ऑफ जी आर ओ सी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस स्टेबिलिटी के बारे में कैसे बताता है, उससे पहले इस सवाल के जवाब से पहले हम थोड़ा सा ये देख लें कि हम लोगों ने अभी तक स्टेबिलिटी के बारे में क्या पढ़ा है। हमें डिफरेंस इक्वेशन के हवाले से ये चीज़ देखी थी कि अगर एक्स ऑफ एन का एम्पलीट्यूड इज़ लेसर देन और इक्वल टू एम ऑफ एक्स विच मस्ट बी ऑफ कोर्स लेसर देन इन्फिनिटी, और इस तरह की इनपुट देने से जो कि जिसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एम एक्स तक जाता हो, अगर हमें आउटपुट का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एम वाई तक मिलता है विच मस्ट बी लेसर देन इन्फिनिटी ऑफ कोर्स, तो ऐसा सिस्टम एक बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट स्टेबल सिस्टम कहलाता है। या इन शॉर्ट स्टेबिलिटी की डेफिनेशन ये है, अगर हमारे पास डिफरेंस इक्वेशन अवेलेबल हो और उसके अलावा डिफरेंस इक्वेशन के अलावा अगर इनपुट की इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल हो। फिर हम लोगों ने जब हमने इम्पल्स रिस्पॉन्स के बारे में पढ़ा तो एक और डेफिनेशन डिस्क्राइब की थी, वो ये थी कि सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स उसका मॉड लेके उन सारी की सारी वैल्यूज़ को अगर आप सम करो और वो इन्फिनिटी से कम आए तो ऐसा सिस्टम ही स्टेबल है। ठीक हो गया। अच्छा, ये डेफिनेशंस हम लोगों ने पढ़ ली हैं और आज इस वक्त हम एच ऑफ जी यानी कि ट्रांसफॉर्म के हवाले से स्टेबिलिटी को डिफ़ाइन करेंगे। अच्छा, उसके लिए चूँकि ये जो दूसरी डेफिनेशन है वो इम्पॉर्टेंट है तो लेट मी राइट इट हेयर। इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी थोड़ी देर में, ठीक है। अच्छा, अब एच ऑफ एन का एच ऑफ जी से रिलेशनशिप इस तरह से लिखा जाता है, ठीक। एच ऑफ जी की सिर्फ फाइनाइट वैल्यूज़ में हम इंटरेस्टेड होते हैं तो लेट्स अप्लाई एब्सोल्यूट ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। तो हमारे पास ये इक्वेशन मिलती है, ओके। और इस मॉड को अगर हम इंडिविजुअली अप्लाई करें तो ये इक्वालिटी का साइन लेस देन और इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर हम लोगों ने ज़रा इस इक्वेशन को या इस एक्सप्रेशन को कंपेयर करना है इस एक्सप्रेशन के साथ।
ठीक, आई होप यू कैन सी देम बोथ एट द सेम टाइम. यस, ओके. अच्छा, लेट मी कॉल इट या नेम इट 2. ठीक है, और यहाँ पर मैं 1 लिख देती हूँ ताकि मुझे अगर इनको रेफ़र करना हो तो आपको समझ आ जाए कि मैं क्या बात कर रही हूँ. ओके, अब ये जो बॉक्स नंबर 2 में जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसको बॉक्स नंबर 1 वाले एक्सप्रेशन के इक्विवेलेंट होने के लिए Z1 करना पड़ेगा. ठीक, तो अगर हम Z को 1 करें, ठीक है. अच्छा, अब चूंकि मॉड है तो ऑफ कोर्स हमें यहाँ पे भी मॉड लगाना पड़ेगा. तो ये जो एक्सप्रेशन है इस बॉक्स में लिखा हुआ है, इट विल बिकम इक्वल टू दिस थिंग. ठीक है. अच्छा, अब इफ दिस एक्सप्रेशन इज लेसर देन इन्फिनिटी, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो टाइम डोमेन की अवेलेबल इंफॉर्मेशन थी या जो डेफिनेशन अवेलेबल थी उसके लिहाज से सिग्नल स्टेबल है. अब हम लोगों ने चूंकि ये वाला जो एक्सप्रेशन एक्वायर किया है ये z को 1 पुटअप करके किया है. इसका मतलब ये है कि जो कंडीशन या जो रिस्ट्रिक्शन h ऑफ z पे लगी वो ये है कि h ऑफ बिकॉज z की वैल्यू की 1 डालने की वजह से h ऑफ z भी तो लेसर देन इन्फिनिटी आया. ठीक है, तो हम लोगों ने z की वैल्यू 1 डाली, ये इक्वेशन रिड्यूस होकर इस तरह से रह गई और विच इज़ लेसर देन इन्फिनिटी. तो z की वैल्यू 1 डालने से जब ये एक्सप्रेशन या ये एक्सप्रेशन इन्फिनिटी से कम हुआ, इसका मतलब ये है कि वो h ऑफ z के ROC में शामिल होगा बिकॉज z की वैल्यू 1 डाल देने से h ऑफ z इन्फिनिटी से कम आया है, इन्फिनिटी से लेसर है उसकी वैल्यू. इसका मतलब ये है कि z की ये वाली वैल्यू h ऑफ z के रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में शामिल होगी. क्यों? क्योंकि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में z की वो सारी वैल्यूज़ शामिल हैं जो कि h ऑफ z को फिनिट देती हैं. ठीक है, इन्फिनिटी से कम जहाँ पर h ऑफ z कंप्यूट होता है, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ h ऑफ z की इन्फिनिटी से कम होती हैं. तो अगर z की वैल्यू 1 डाल देने से ये सारे का सारा एक्सप्रेशन इन्फिनिटी से कम रहता है, तो इसका मतलब ये है कि h ऑफ z के रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में z इज इक्वल टू 1 या z बार, वो सारा z बार z की वो सारी वैल्यूज़ जहाँ पे हमें मॉड लेके 1 मिले वो सारी वैल्यूज़ h ऑफ z के रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में शामिल होंगी. ओके, अब जो चीज़ मतलब ये हम लोगों ने एक चीज़ जब इस्टेब्लिश कर ली कि h ऑफ z में के रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में z बार इज इक्वल टू 1 शामिल होगा, यानी कि हम यूनिट सर्कल की बात कर रहे हैं. ठीक है, z बार 1 कहाँ होता है? यूनिट सर्कल के ऊपर. हम लोगों ने इस चीज़ को प्रॉब्लम उसमें भी देखा था कि यहाँ पर एग्जैक्टली 1 होगा, यहाँ पर -1, यहाँ पे j, यहाँ पे -j. ठीक है, और इसके दरमियान इंटरमीडिएट वैल्यूज़ होंगी, लेकिन उनका जब भी मॉड लिया जाएगा तो वो हमेशा 1 के बराबर होगा. तो इस सारे सर्कल की जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो ये है z बार इज इक्वल टू 1. अच्छा, अब इससे ये जो हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट समझा है उस बात का उसकी डेफिनेशन या उसका मतलब बेसिकली ये है कि अगर किसी भी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में यूनिट सर्कल शामिल हो तो ऐसा सिस्टम स्टेबल होता है. ठीक है, इस सारी स्टोरी का मकसद ये है. मसलन अगर h ऑफ n की डेफिनेशन ये हो, इफ h ऑफ n इज इक्वल टू दिस सिग्नल, ठीक है, तो हमें पता है ओके, लेट्स स्टार्ट विद हेयर. ठीक है, हमें ये चीज़ चेक करनी है कि ये इन्फिनिटी से कम है या नहीं. ओके, अब अगर हम z को 1 पुटअप करें तो ये एक्सप्रेशन क्या बचता है? बिकॉज इट्स यूनिट स्टेप तो मैं इसको 0 से शुरू कर लेती हूँ. ठीक है, अब हमारा सवाल ये है
जी को 1 पुट करने के बाद कि क्या ये एक्सप्रेशन इन्फिनिटी से कम आता है कि नहीं। हमें पता है कि 2n की हम बात कर रहे हैं, तो इट वोंट बी लेसर देन इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी से बड़ा ही होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जी को 1 डाल देने से भी या जी की वैल्यू 1 डाल के ये एक्सप्रेशन कंप्यूट करने से हमें इन्फिनिट से कम रिजल्ट नहीं मिला। और कॉरस्पॉन्डिंगली हम ये भी देख सकते हैं कि चूँकि जी को 1 डाल देने से ये सारा का सारा एक्सप्रेशन इन्फिनिटी से कम है, इसका मतलब ये है कि एच ऑफ जी का जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा इट वोंट इंक्लूड जी बार इक्वल्स टू 1। ये चीज़ यानी कि जी बार इक्वल्स टू 1 आर का हिस्सा नहीं होगी, क्योंकि जी को जब हम 1 डाल के एक्सप्रेशन कंप्यूट करने की कोशिश करेंगे तो फोर्स वी विल गेट सम आंसर विच इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो इस एच ऑफ एन का जो जी ट्रांसफॉर्म होगा उसके रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में जी यूनिट सर्कल नहीं होगा। ओके, तो इसका मतलब ये है कि जो रूल हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया वो ये कि इफ़ यूनिट सर्कल is included या is part of ROC, then the given system is stable. Okay? अच्छा, वैसे भी हमें पता है कि अगर हम इस इम्पल्स रिस्पॉन्स को देखें तो हमें अपनी पुरानी जो भी नॉलेज हमने एक्वायर की है जी ट्रांसफॉर्म की, एक तो कॉजल ऑफ कोर्स, तो 2n की वजह से हम प्लॉट कर सकते हैं इसका आर ओ सी विच विल बी आउटसाइड ऑफ अ सर्कल, और उस सर्कल का रेडियस 2 होगा। ठीक है, तो हमें टाइम डोमेन की इंफॉर्मेशन देख के भी अंदाज़ा हो रहा है, या हम मैथमेटिकली देख सकते हैं कि ये स्टेबल सिस्टम नहीं है। और हमें अगर सिर्फ आर ओ सी भी अवेलेबल हो एच ऑफ सी के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के साथ, तो इस आर ओ सी को भी देख कर हम ये कह सकते हैं कि ये सिस्टम स्टेबल नहीं है, बिकॉज यूनिट सर्कल इज़ नॉट इंक्लूडेड इन आर ओ सी। ठीक है, तो ये तीसरी सिग्निफिकेंस है आर ओ सी की कि हमें स्टेबिलिटी के बारे में भी पता चलता है। ओके, हम लोगों ने एक और चीज़ परहैप्स लेक्चर नंबर 3 के एंड पे की थी, जो कि विच वॉज अबाउट determining z transform from a difference equation. Yes, तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में इन्वर्स जी ट्रांसफॉर्म भी करना सीखा, तो आज हम ये करने लगे कि हमें डिफरेंस इक्वेशन से जी ट्रांसफॉर्म तो निकालना आता है। ठीक है, विच इज़ ऑफ कोर्स ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दैट सिस्टम, क्योंकि डिफरेंस इक्वेशन सिस्टम को डिफाइन करती है, तो डिफरेंस इक्वेशन से हमें सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन लिखना आता है। तो हम उस ट्रांसफर फंक्शन की अवेलेबिलिटी के बाद उससे एच ऑफ एन कैसे निकाल सकते हैं, इम्पल्स रिस्पॉन्स कैसे निकाल सकते हैं, या फिर अगर हमें कोई इनपुट का कोई सिग्नल गिवन हो तो हम उसे आउटपुट कैसे डिटरमिन कर सकते हैं। तो बिल्कुल हम लोगों ने जो लेक्चर नंबर 3 के एंड पे किया था कि डिफरेंस इक्वेशन से हम एच ऑफ जी कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, वहाँ तक लिखने के बाद फिर हम पिछले लेक्चर की नॉलेज अप्लाई करेंगे कि उसका इन्वर्स कैसे लेना है। ठीक है, मसलन हमें अगर एक डिफरेंस इक्वेशन गिवन है इस तरह, इक्वेशन के दोनों तरफ जी ट्रांसफॉर्म अप्लाई करें तो विल गेट दिस थिंग। ठीक है, और फर्दर हम लिख सकते हैं
इस तरह, और फाइनली इस तरह से लिखा जा सकता है। ओके, अब हम लोगों ने उस वक्त ये किया था कि एक्स ऑफ जी को अगर आप इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे ले आओ तो वाई जी अपॉन एक्स ऑफ जी ट्रांसफर फंक्शन बन जाएगा, ठीक है, विच वॉज लाइक दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसफर फंक्शन। लेकिन अभी हम थोड़ा सा इसे एक स्टेप पहले हैं। अच्छा, अब सवाल अगर ये हो कि हम लोगों ने इम्पल्स रिस्पॉन्स कंप्यूट करना है, तो हमें ये पता है कि इम्पल्स रिस्पॉन्स कंप्यूट कब होता है, जब इनपुट पे इम्पल्स हो, ठीक है। तो मतलब इम्पल्स का रिस्पॉन्स हम देख रहे हैं, इम्पल्स रिस्पॉन्स मीन्स इम्पल्स पे क्या रिस्पॉन्स आता है। तो इनपुट इज़ एन इम्पल्स और उसका कॉरिस्पॉन्डिंग ट्रांसफॉर्म इज इक्वल टू 1, सही। तो उस सूरत हाल में ये जो हम लोगों ने यहाँ तक जो इक्वेशन कंप्यूट की है, इसको हम फर्दर यूज़ करेंगे। An equation will reduce to ठीक है, एक्स ऑफ जी की जगह 1 आ गया है, यहाँ पर एक्स ऑफ जी लिखा होगा जिसकी जगह अब 1 आएगा, ठीक है। अब आगे जिस तरह से हम लोगों ने पिछली दफ़ा सीखा था कि इससे रूट्स बनेंगे और फिर हम उसको पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन के थ्रू सॉल्व करेंगे, और हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो y ऑफ n विच इज़ एक्चुअली इक्वलेंट टू h ऑफ n comes out to be this thing, ठीक है। और अगर सवाल ये होता, ठीक है, अभी तो सवाल की स्टेटमेंट ये थी कि हम लोगों ने इम्पल्स रिस्पॉन्स निकालने, तो ऑफ कोर्स हमारी इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट ने इनपुट को डिटर्मिन किया इस तरह से। लेकिन अगर स्टेटमेंट या सॉरी सवाल ये हो कि स्टेप रिस्पॉन्स निकालना है, तो स्टेप रिस्पॉन्स का ऑफ कोर्स मतलब है कि इनपुट पे स्टेप है, और उसके अलावा कोई तीसरी तरह की इनपुट भी हो सकती है। तो स्टेप रिस्पॉन्स का मतलब ये होगा कि टाइम डोमेन में जो सिग्नल है दैट इज़ यूनिट स्टेप, और इसका इक्विवेलेंट अगर हम लोग कब टेबल को देखें तो एक्स ऑफ जी इज इक्वल टू दिस थिंग। तो अब हमारा y ऑफ z विल रिड्यूस टू जहाँ पर एक्स ऑफ जी था वहाँ पे हम लोगों ने ये एक्सप्रेशन लिख दिया। अब इस वाक़े जब फर्दर सॉल्व करें, अच्छा अभी भी रूट्स आपको सिर्फ इसी के निकालने पड़ेंगे बिकॉज ये तो ऑलरेडी रूट इसकी अवेलेबल है ही विच इज़ इक्वल टू 1। तो विल बी लेफ्ट विथ एंड आई एम श्योर कि आप यहाँ से ऑनवर्ड्स टाइम डोमेन का आंसर मतलब y ऑफ n का आंसर लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा अगर इनपुट इम्पल्स रिस्पॉन्स या स्टेप इम्पल्स या स्टेप के अलावा कोई तीसरी तरह की हो, फॉर एग्जांपल अ कॉस फंक्शन, तो उसी तरह से उसका ट्रांसफॉर्म लिख के आगे मज़ीद हम सॉल्व करेंगे। आप लोगों ने इस चीज़ को डिफरेंशियल इक्वेशन के थ्रू भी सॉल्व करना सीखा है। इट विल बी अ गुड एक्सरसाइज कि आप एक डिफरेंशियल इक्वेशन कहीं से लेकर, कहीं से लेने का मतलब ये है कि आप जिसका आंसर भी आपको रेडीली अवेलेबल हो, सो दैट आप वेरीफाई कर सको।
उसको डिफरेंस इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करो और फिर उसका ट्रांसफॉर्म लेके उसको सॉल्व करो और फिर देन प्लीज़ चेक कि क्या आपको एक जैसा आंसर मिलता है। ठीक है। अच्छा, तो डिफरेंस इक्वेशन अगर हमारे पास अवेलेबल हो तो उसको जी ट्रांसफॉर्म के थ्रू हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ हम लोगों ने डिफरेंस इक्वेशन पढ़ते हुए उसको जब कंपेयर किया था कॉन्वोल्यूशन से, तो हम लोगों ने उसके एक दो फ़ायदे बताए थे। ठीक है। उसका एक फ़ायदा ये था कि डिफरेंस इक्वेशन चूँकि डबल आईआर सिस्टम्स के लिए होती है, तो हमारे पास इनपुट या एटलीस्ट इसका जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है वो नॉन एंडिंग होता है। ठीक है, वो इन्फिनिट ड्यूरेशन का इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है, तो कंप्यूटेशन बहुत आसान हो जाती है अगर हम इंस्टेड ऑफ कॉन्वोल्यूशन अगर हम डिफरेंस इक्वेशंस के थ्रू आईआर सिस्टम को सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है। आईआर सिस्टम्स वो होते हैं जिनमें एच ऑफ एन यानी कि इम्पल्स रिस्पॉन्स इन्फिनिट ड्यूरेशन का होता है। उसका हम लोगों ने एक और फ़ायदा भी बताया था या ऑब्ज़र्व किया था सॉल्व करते हुए कि ये डायनामिक सिस्टम्स के लिए दिस माइट बी दी ओनली सोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ टाइम डोमेन। ठीक है, क्योंकि जो कॉन्वोल्यूशन है वो डायनामिक सिस्टम्स के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता, बिकॉज कॉन्वोल्यूशन ये एज्यूम करता है कि सिस्टम के पास कोई मेमोरी नहीं है, या एटलीस्ट जो मैथमेटिकल प्रोसेस है उसमें ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो सिस्टम की मेमोरी को भी कंसिडर कर सके। ठीक है। सिस्टम की मेमोरी अगर आपको थोड़ा सा जहन में हो, जो हम लोगों ने सर्किट के थ्रू को समझने की कोशिश की थी कि टाइम t लेसर देन 0 के ऊपर हमारे पास एक सर्किट 1 है, उस सर्किट 1 की वजह से कैपेसिटर एज वेल एज इंडक्टर कुछ चार्ज लेके आए हैं। t इज़ इक्वल टू 0 के ऊपर वो कैपेसिटर इंडक्टर एक नए सर्किट में लगे, सर्किट 2। अब वो चूँकि चार्ज लेकर आए हैं तो सर्किट 2 की जब हम आउटपुट डिटर्मिन करने की कोशिश करेंगे तो उस आउटपुट के बेसिकली दो पार्ट्स होंगे। एक वो पार्ट जो यहाँ पर कोई वोल्टेज सोर्स या फिर करंट सोर्स की वजह से जो भी आउटपुट फ्लो करेगी, उसके अलावा कैपेसिटर इंडक्टर जो अपने साथ चार्ज लेकर आए हैं आउटपुट में वो चार्ज भी कंट्रीब्यूट करेगा। अब ये चार्ज बेसिकली अभी इस सिस्टम की मेमोरी के तौर पे कंसिडर किया जाएगा। ठीक है। तो ये जो डायनामिक सिस्टम की ये वाली प्रॉपर्टी होती है कि उनमें उनमें मेमोरी होती है, कॉन्वोल्यूशन इज़ नॉट केपेबल टू कंसिडर दैट। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि डिफरेंस इक्वेशन का ये भी फ़ायदा है कि हम लोग डायनामिक सिस्टम्स की आउटपुट को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब जी ट्रांसफॉर्म भी बेसिकली हमें ये अपॉर्चुनिटी देता है। अभी तो हम लोगों ने जी ट्रांसफॉर्म के थ्रू ऐसी डिफरेंस इक्वेशंस को सॉल्व किया विच हैड नो मेमोरी या फिर दे वर कंसिडर्ड टू बी एट रेस्ट। वो भी मैं आपको बताती हूँ कि उसमें उसमें assumption क्या थी। तो अगर हमारा सिस्टम डायनामिक हो यानी कि मेमोरी के साथ हो तो फिर हमें जी ट्रांसफॉर्म को थोड़ा डिफरेंट तरीके से हैंडल करना पड़ता है, और उस जी ट्रांसफॉर्म का नाम है या उस टाइप का नाम है द वन साइडेड जी ट्रांसफॉर्म। ठीक है। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था वो था टू साइडेड जी ट्रांसफॉर्म, और टू साइडेड जी ट्रांसफॉर्म के लिए जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम लोगों ने पढ़ा या अभी तक हम लोगों ने यूज़ किया दैट वाज दिस वन। और यहाँ पे अगर आप नोट करो तो n इज़ वेरिंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, एंड जस्ट लेट मी जस्ट हाईलाइट इट कि ये टू साइडेड ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन है। ठीक है। अब हम वन साइडेड ट्रांसफॉर्म सीखने लगे, एक तो दोनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसके ऊपर एक प्लस लगाया गया जाता है, और डिफरेंस ये है कि अब समेशन वेरी करेगी 0 से इन्फिनिटी। ठीक है। तो मैथमेटिकली तो ये डिफरेंस हो गया दोनों में। कॉन्सेप्चुअली हम थोड़ा सा देर से देखेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि अब चूँकि मैथमेटिकली उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, तो सिग्नल्स अगर हमें जब गिवन हो तो हम लोगों ने हैंडल कैसे करना है इसको। मसलन कि अगर हमारे पास x ऑफ n ये है, ठीक है, विद ओरिजिन एट दिस पॉइंट x ऑफ मतलब n इज इक्वल टू 0 के ऊपर x ऑफ n की वैल्यू 1 है।
अगर हमारे पास ये सिग्नल गिवन है तो हम इसका वन साइडेड जी ट्रांसफॉर्म अगर कंप्यूट करना चाहें तो दैट विल बी इक्वलेंट टू दिस थिंग, ठीक है। और बाय द वे आप ये देख के इस चीज़ को नोट करोगे कि अगर अगर हमने एक्स ऑफ एन का टू साइडेड ट्रांसफॉर्म निकालना होता तो वो भी बिल्कुल ऐसा ही होता, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉजल सिग्नल अगर हो यानी कि जो एन लेसर देन ज़ीरो पे वैसे ही ज़ीरो हो, उसका टू साइडेड ट्रांसफॉर्म के वन साइडेड ट्रांसफॉर्म दोनों बराबर होते हैं। लेकिन अगर एक्स ऑफ एन इक्विवेलेंट हो इसके, ठीक है, यानी कि ओरिजिन 5 पे है और उससे पहले दो वैल्यूज़ आ रही हैं, तो वन साइडेड जी ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए विल इग्नोर द नेगेटिव वैल्यूज़ ऑल टुगेदर, ठीक है। हमारा जो ट्रांसफॉर्म है या जो हमें नज़र आ रहा है वो शुरू ही यहाँ से ऑनवर्ड्स होगा। तो अब इस तरह के सिग्नल का वन साइडेड ट्रांसफॉर्म ये बनेगा, ठीक है। टू साइडेड निकालना हो तो ऑफ कोर्स आपको निकालना आता है, और आप ये भी आप नोट कर सकते हो, देख सकते हो कि वो डिफरेंट होगा वन साइडेड ट्रांसफॉर्म से, ठीक है। तो जो सिग्नल कॉजल नहीं होते, एंटी कॉजल का तो ऑफ कोर्स वन साइडेड एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, लेकिन जो नॉन कॉजल सिग्नल्स होते हैं उनका वन साइडेड एंड टू साइड ट्रांसफॉर्म्स आर डिफरेंट फ्रॉम वन मेथड। अच्छा, ये तो हो गई इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन। और हम लोगों ने इसकी टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वो इसके लिए थोड़ी सी डिफरेंट है। हम लोगों ने ये देखा था क्योंकि डिफरेंस इक्वेशन के सोल्यूशन के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो विल बी इंटरेस्टेड ओनली इन दिस प्रॉपर्टी या इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस प्रॉपर्टी। हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी थी कि एक्स ऑफ एन का ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, टू साइडेड। तो एक्स ऑफ एन माइनस के यानी कि एक शिफ्टेड सिग्नल का ट्रांसफॉर्म इस तरह से लिखा जाएगा, और इसको हम लोगों ने बारहा अप्लाई किया है डिफरेंस इक्वेशन के सोल्यूशन के लिए। अच्छा, यहाँ पर हमें टू साइडेड भी बता देना चाहिए ताकि हम जब एक्स ऑफ जी प्लस के साथ लिखना चाहें तो हमें पता हो। ओके, अब हम शिफ्टेड सिग्नल के ऊपर अगर वन साइडेड ट्रांसफॉर्म लगाएंगे तो हाउ इट विल बी लुकिंग लाइक। अच्छा, जब हमने वन साइडेड ट्रांसफॉर्म लिया तो यहाँ पे आप नोट करो कि एक्स ऑफ जी आएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें कुछ टर्म्स ऐड हो रही हैं, ठीक है। अब ये टर्म कहाँ से आई, ये वाला एक्सप्रेशन कहाँ से आया। बेसिकली एक्स ऑफ एन माइनस के एक शिफ्टेड सिग्नल होगा जो कि राइट साइड पे शिफ्ट करेगा। अब इस सिग्नल की शिफ्टिंग की वजह से इसके के सैम्पल्स जो पहले नेगेटिव साइड पे थे वो पॉजिटिव साइड पे आ जाएंगे, ठीक है। अगर एक्स ऑफ के कुछ इस तरह से डेवलप्ड है, एक्स ऑफ एन, आई शुड राइट एक्स ऑफ एन वर्सेस एन। तो अगर हम बात कर रहे हैं एक्स ऑफ एन माइनस के की, ठीक है, तो वो नो के सिग्नल के सैम्पल्स राइट पे शिफ्ट होगा, तो उसके नेगेटिव साइड में जो के सैम्पल्स है वो शिफ्ट होके पॉजिटिव साइड पे आ जाएंगे, ठीक है। आई होप दिस इज अंडरस्टैंडेबल। तो अब हम लोगों को ट्रांसफॉर्म में वो सारे के सैम्पल्स कंसिडर करना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये जो समेशन टर्म है ये वहाँ से आई है, या बेसिकली उन के सैम्पल्स को रिप्रेजेंट कर रही है जो कि पहले
नेगेटिव साइड पे थे और हमें उनको कंसिडर करना ज़रूरी नहीं था। ओके, तो एक छोटी सी एग्जांपल ये है कि अगर हम x ऑफ n माइनस 2 का ट्रांसफॉर्म लिखना चाह रहे हैं वन साइडेड, तो हाउ इट विल बी लुकिंग लाइक z ऑफ माइनस के x ऑफ z प्लस, अब x ऑफ n माइनस 2 का मतलब है कि 2 सैम्पल्स फालतू हमें मिलेंगे जो शिफ्ट होने की वजह से आए हैं, ठीक है। तो n विल बी वेरिंग फ्रॉम 1 to 2, x ऑफ माइनस n z ऑफ n विच इज़, अच्छा यहाँ पे k की जगह भी अब 2 हो जाना चाहिए। ठीक हो गया। And overall this expression becomes ठीक है, ये z स्क्वायर z डिस्ट पर माइनस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास ये बचेगा अगर हम x ऑफ n माइनस 2 का वन साइड z ट्रांसफॉर्म लिखना चाह रहे हो तो। ठीक, अच्छा अब ये तो हमें चूंकि डिफरेंस इक्वेशन सॉल्व करते हुए ज़रूरत पड़ेगी तो मैंने आपको इसलिए बताया। अब हम ज़रा कॉन्सेप्चुअली समझ लें कि वन साइडेड और टू साइडेड ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या है। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस इसका ज़रा हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। हमारे पास जो टू साइडेड ट्रांसफॉर्म है जिसको हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे या समझ रहे थे, वो ये ज़्यूम करता है कि हमारे पास लेट्स सपोज टाइम के इस इंस्टेंट को हम t इक्वल टू 0 डिफाइन करते हैं, या बेसिकली चलो इसको हम n इक्वल टू 0 भी कह सकते हैं। इससे ऑनवर्ड्स ऑफ कोर्स n अप्रोच करेगा इन्फिनिटी पे और इससे बियॉन्ड n अप्रोच करेगा माइनस इन्फिनिटी पे। टू सारे ट्रांसफॉर्म ये ज़्यूम करता है कि या तो हमारी इनपुट अप्लाई की गई है n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पे, ठीक है, तो अजम्पशन है इसकी कि ईदर इनपुट हैज़ बिन अप्लाइड एट माइनस इन्फिनिटी, या फिर किसी भी टाइम इंस्टेंट n नॉट पे अप्लाई की गई है लेकिन सिस्टम वॉज इनिशियली एट रेस्ट। ओके, सिस्टम वॉज इनिशियली एट रेस्ट। जबकि अगर हम बात करें वन साइडेड ट्रांसफॉर्म की, तो वन साइडेड ट्रांसफॉर्म ये ज़्यूम करता है कि ईदर द इनपुट इज अप्लाइड एट n is equal to 0 or at any instant which is positive of course, at any instant, यहाँ पे n नॉट जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव है, लेकिन सिस्टम वॉज नॉट इनिशियली एट रेस्ट। इसकी इनिशियल कंडीशंस हो सकती है, सिस्टम के पास मेमोरी हो सकती है, ठीक है, डायनामिक सिस्टम। इसीलिए हमें वो इनिशियल कंडीशंस x ऑफ माइनस 1 x ऑफ माइनस 2 वो कंसिडर करना ज़रूरी है, क्योंकि अब हम वन साइडेड ट्रांसफॉर्म लगाते ही डायनामिक सिस्टम्स पे हैं जो कि अपने पास मेमोरी रखता है, ठीक है। जब टू साइडेड ट्रांसफॉर्म उन सिस्टम्स के लिए है जहाँ पे ईदर इनपुट n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पे अप्लाई हो जाती है और वो फिर हमेशा वही रहती है, चेंज नहीं होती, तो फिर हमें सिस्टम की इनिशियल कंडीशंस की कंसिडर करने की ज़रूरत ही नहीं होती। या फिर अगर हम उसे लेटर ऑन किसी स्टेज पे अप्लाई करें भी तो हम सिस्टम को एट रेस्ट अज्यूम करते हैं, ठीक है। तो वन साइडेड ट्रांसफॉर्म में डायनामिक सिस्टम की असम्पशन है या फिर सिस्टम विद मेमोरी की असम्पशन है। तो इस तरह के सिस्टम्स जो कि विद मेमोरी हों, उनके वो वन साइडेड ट्रांसफॉर्म अप्लाई कैसे होता है। मसलन हम अज्यूम कर रहे हैं एक डिफरेंस इक्वेशन,
जो कि डिफाइन है इस तरह। ठीक हो गया। अच्छा, एक छोटी सी बात यहाँ पे ये है कि अगर डिफरेंस इक्वेशन देकर कहा जाए कि आपने इसको जी ट्रांसफॉर्म से सॉल्व करना है और इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स फाइंड करना है, ठीक है, तो हमेशा इनिशियल कंडीशंस ज़ीरो होती हैं। ये चीज़ आपको प्रॉब्ली याद हो, हम लोगों ने डिफरेंस इक्वेशन में भी यही पढ़ा था कि जब हम सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स फाइंड करते हैं तो हम इनिशियल कंडीशंस हमेशा ज़ीरो डालते हैं। अगर आपको नॉन ज़ीरो गिवन है तो इट माइट बी अ ट्रिक, ठीक है। जो चीज़ आपने जहन में रखनी है वो ये है कि आपने इनिशियल कंडीशंस हमेशा ज़ीरो डालनी है व्हेनेवर यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट इम्पल्स रिस्पॉन्स। ओके, अब हम अगर जी ट्रांसफॉर्म अप्लाई करें इक्वेशन के दोनों तरफ तो y ऑफ n माइनस वन क्या बनेगा? z इनवर्स y ऑफ z प्लस y ऑफ माइनस वन, ठीक है, प्लस v नॉट x ऑफ z प्लस b1 z इनवर्स x ऑफ z प्लस x ऑफ माइनस वन। ओके, अब हम ज़रा लाइक टर्म्स को इकट्ठा करें। We are left with these terms. And finally अच्छा, इसको इस तरह से लिख के दिखाने का मकसद ये था कि मैं इसको हाईलाइट करना चाह रही थी। अगर आप नोट करो तो ये टर्म हमारे पास फालतू आ रही है जो कि टू साइडेड जी ट्रांसफॉर्म लेने पे नहीं आती। और ऑफ कोर्स दिस टर्म डिपेंड्स अपॉन इनिशियल कंडीशंस ओनली। देयर माइट बी या देयर मस्ट बी अ पॉजिटिव साइन हुआ है। ओके, तो ये टर्म सिर्फ वन साइडेड जी ट्रांसफॉर्म लेने पर आती है, अदरवाइज टू साइडेड जी ट्रांसफॉर्म ले तो सिर्फ ये चीज़ हमारे पास रहेगी, ठीक है। और अगर हम इम्पल्स रिस्पॉन्स लें, बेशक वो वन साइडेड जी ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, टू साइडेड कर रहे हैं, ऑफ कोर्स ये इमटेरियल हो जाता है फिर कि वन साइडेड है ये टू साइडेड है, बिकॉज इनिशियल कंडीशंस आपने ज़ीरो ही डालनी है अगर आपने इम्पल्स रिस्पॉन्स फाइंड आउट करना तो, ठीक है। तो थोड़ी सी कंप्यूटेशंस ऑफ कोर्स मेसी हो जाती हैं। मसलन एक न्यूमेरिकल एग्जांपल भी देख लेते हैं और आप प्लीज़ इसको अपने पास सॉल्व करके खुद से वेरीफाई भी करना कि सारी की सारी कंप्यूटेशंस ठीक है कि नहीं। जब मैं एग्जांपल लिखने लगी हूँ आई डिड नॉट हैव द सोल्यूशन, तो मैंने किया तो उसको है सॉल्व, लेकिन आई वुड रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ इसको सॉल्व करके वेरीफाई भी करो। अच्छा जी, सवाल ये है कि हम लोगों ने अज्यूम करना है इनपुट को एक यूनिट स्टेप सिग्नल और उसके बाद हमें निकालनी है आउटपुट सच दैट कि y ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू वन और y ऑफ माइनस टू इज इक्वल टू टू, ठीक है। तो ये गिवन डेटा है और इसके ऊपर हम लोगों ने आउटपुट कंप्यूट करनी है। ओके, अब चूँकि हमें एच और जी गिवन है तो सबसे पहली जो चीज़ हमें चाहिए होगी y ऑफ n तक पहुँचने के लिए वो तो होगी डिफरेंस इक्वेशन, ठीक है।
अच्छा, डिफरेंस इक्वेशन क्यों हम शायद आप लोगों के ज़हन में सवाल आया कि एक्स ऑफ जी तो हमारे पास है, मतलब एक्स ऑफ एन की वजह से। तो अगर हम एच ऑफ जी को मल्टीप्लाई कर दें एक्स ऑफ जी से तो हमारे पास वाई ऑफ जी तो आ जाएगा, ठीक है, विच इज़ लाइक दिस। ठीक है, हो सकता है आपके ज़हन में ये आए कि एच ऑफ जी हमारे पास गिवन है, एक्स ऑफ जी हम यहाँ से निकाल सकते हैं बिकॉज वी आर अवेलेबल विद दिस इन्फॉर्मेशन, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके वाई ऑफ जी तो आ जाएगा। तो उसके बाद वाई ऑफ जी के ऊपर इन्वर्स जी ट्रांसफॉर्म अप्लाई करें तो वाई ऑफ एन तक पहुँचेंगे। लेकिन ऐसा हम नहीं कर सकते बिकॉज के जो कंडीशन हमें इनिशियल कंडीशंस गिवन है उसकी वजह से हमें वो उनको ना कहीं तो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आउटपुट अब जो हमारे पास आ रही है इस सिस्टम की, उसमें इनपुट का एज वेल एज सिस्टम की मेमोरी का रोल, दोनों का रोल है। ठीक है, सिस्टम की मेमोरी भी आउटपुट में कंट्रीब्यूट करेगी, तो उन उसको भी हमें कंसिडर करना है। तो फिर हम लोग ऐसी सिचुएशन में ये वाला रिलेशनशिप नहीं लगा सकते। तो हम लोगों ने करना यूँ है कि पहले तो इस गिवन एच ऑफ जी से डिफरेंस इक्वेशन निकालनी है। आई एम डायरेक्टली राइटिंग डिफरेंस इक्वेशन विद assumption कि आपको पता है कि मैं इसको कैसे लिख रही हूँ और आप खुद भी कर सकते हो, क्योंकि हम लोगों ने डिफरेंस इक्वेशन से ट्रांसफॉर्म निकालना सीखा हुआ है। ठीक हो क्या, यहाँ पर डिफरेंस इक्वेशन आई। अब हम लोगों ने अप्लाई करना है इसके ऊपर z transform, which will again be a little messier, but let's see. Minus 1, which will be 1, plus 2 by 25, plus z inverse plus 2. Okay, and this comes out to be z inverse x of z plus 1 by 2 z inverse x of z. अच्छा, ऑफ कोर्स ये जब आप z इनपुट की टर्म्स के साथ ये जो इनपुट की शिफ्टेड टर्म्स हैं इनके ऊपर जब z ट्रांसफॉर्म अप्लाई करोगे वन साइड z ट्रांसफॉर्म, तो आपको x ऑफ -1 और x ऑफ -2 की भी ज़रूरत पड़ेगी, जो कि ज़ीरो हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि इनपुट एक यूनिट स्टेप सिग्नल है, तो ये n इज इक्वल टू ज़ीरो से शुरू हो रहा है। तो जहाँ जहाँ पे हमें x ऑफ -1 या x ऑफ -2 की ज़रूरत पड़ेगी उनको हमने ज़ीरो पुट करना है। ओके, जस्ट टू बी श्योर। ओके, अच्छा, ये दोनों चीज़ें सब -1 1 -2 ज़ीरो भी हैं। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है इसको थोड़ा सा इस टेम्पल इक्वेशन को थोड़ा सा सीधा करें तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बचता है अब ये वाला पार्ट इनपुट को यूनिट स्टेप अज्यूम करने से आया है। ठीक है, और बाकी ये वो टर्म है जो कि वाई ऑफ जी के साथ मल्टीप्लाई हो रही थी। ठीक है, इन दोनों में तो होपफुली प्रॉब्लम नहीं है। ये चीज़ जो है ये आप थोड़ी सी वेरीफाई करना कि क्या आपकी भी आती है, और आगे फर्दर जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आंसर आ रहा है मेरे पास। अच्छा, मेरे पास ओके, मैं इसको इस तरह लिख दूँ ताकि फिर आपको भी पता चले कि मैंने A1 A2 किस तरह से लिए हैं। इस टर्म के रूट्स निकालने के बाद मैंने पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू इसको ऐसे लिखा था। ठीक है,
और रेसिड्यूज की वैल्यू आ रही है मेरे पास ठीक हो गया। लेकिन प्लीज़ आपने इसको वेरीफाई करना है बिकॉज आई एम नॉट श्योर, मेरे पास इसका आंसर नहीं था तो आई कुड नॉट वेरीफाई कि वेदर इट इज़ करेक्ट आंसर और नॉट। आप लोग प्लीज़ उधर अपने तौर पे ट्राई करना। ओके अच्छा जी हाँ, आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं और यहाँ पर हमारा जी ट्रांसफॉर्म का चैप्टर भी ख़त्म हो गया और इस हफ्ते की पढ़ाई थोड़ी सी ज़्यादा हो गई। कुछ 5 लेक्चर्स आप लोगों को पढ़ने पड़े विच इज़ ओके क्योंकि हम लोगों ने फिर जो अपना क्रेडिट आवर का काउंट रखना है, कॉन्टैक्ट आवर्स का बेसिकली 48 का, दीज एक्स्ट्रा लेक्चर्स विल बी ऑफ कोर्स काउंटेड टुवर्ड्स दोज 48 आवर्स। ठीक है, तो आप ये ना समझना कि हम लोगों ने कुछ ओवर एंड अबव या कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा है। ठीक है, तो ओके दैट्स इनफ फॉर टुडे आई गेस। और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से विच विल बी वीक 7 हम उससे इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। उम्मीद आप लोगों को समझ आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो प्लीज़ लेट मी नो थ्रू ईमेल्स और व्हाट्सएप मैसेजेस। अल्लाह हाफिज़।